हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप। एक बार फिर आपका होस्ट एंड दोस्त क्रांति यादव आपके लिए मुख्य स्पॉटिंग एरर जो कि हर बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उन्हीं पे आज हमने फोकस किया है। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यदि आप किसी भी डिफेंस एग्जाम्स लाइक कोस्ट गार्ड जीडी डीवी जो कि मिड सितंबर के बीच में होने वाला है, उसके लिए अगर आप जा रहे हो तो आपके लिए सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल रहने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा जिससे कि आपको पूरा का पूरा फ़ायदा मिल सके। और आज के अगर क्वेश्चंस की बात करें तो लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सिंपल रहेगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, ऐसे नहीं आते हैं। तो इस वजह से आपको पहले बता ही देते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे ना कि इतने सिंपल नहीं आते हैं या फिर इतने टफ नहीं आते हैं। तो आप ये पहला सेशन है, तो इस वजह से आपको क्वेश्चन थोड़े इजी टू मॉडरेट रखे, ज़्यादा हाई लेवल के नहीं रखे गए हैं। क्योंकि पहली बार में अगर आपको इतने टफ क्वेश्चन दे देंगे तो फिर आप भी कहोगे कि इतने टफ नहीं क्वेश्चन आते हैं, इतने सिंपल भी नहीं आते हैं। तो इस वजह से आप ऑर्डर को मेंटेन करके रखा है। तो कुछ सिंपल क्वेश्चन होंगे, कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो आप इनको देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्टिंग। और कॉपी पेन साथ में रखिएगा। जो भी वर्ड्स या जो भी रूल्स आपको नहीं आता है वो आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइएगा, जिससे कि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। या फिर जब भी आप क्या करोगे, जब पेपर के टाइम रिवीजन करोगे तो आपको बहुत ही जल्दी रिवीजन कर पाओगे और सटीक कर पाओगे। क्योंकि आपके जो हैंड रिटन नोट होते हैं वो भी आपके लिए बहुत ही क्या होते हैं, बेनिफिशियल रहते हैं, जिससे आपको एकदम और सटीक याद रह पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि ही जस्ट केम फ्रॉम दिल्ली। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ऊपर डायरेक्शन भी दी हुई है, आप देख सकते हो। द डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, तो फाइंड द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट। इफ़ देयर इज़ नो एरर चूज द नो एरर। जो आपको नो एरर वाला ऑप्शन दिया हुआ है वो आप चूज कर सकते हो यदि आपको कोई भी सेंटेंस में एरर नहीं दिखाई देती है, या आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो कोई एरर, या है भी नहीं उसमें एरर, तो आप क्या कर सकते हो, डी ऑप्शन को चूज कर सकते हो। तो इसमें दिया हुआ है कि ही जस्ट केम फ्रॉम दिल्ली। वह अभी क्या आया है, दिल्ली से आया है या आया है ना। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर होगी, आप वीडियो को पॉज करके ज़रा सोचिएगा कि कौन से पार्ट में एरर हो सकती है। फिर इसके बाद आप वीडियो को चालू करिएगा, तब आप देखिएगा कि जो हमने ऑप्शन टिक किया था वो सही है या नहीं है। तो अपने अगर आंसर की बात कर लें तो आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही। ए ऑप्शन सही क्यों हो जाएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें जस्ट की अगर हम बात करें तो जस्ट जो होता है, एक होता है जस्ट, एक होता है जस्ट नाउ। आप नोट करते जाइएगा कॉपी पे। एक होता है जस्ट, एक होता है जस्ट नाउ। जस्ट को हम करते हैं, जस्ट को यूज हम किस में करते हैं, जस्ट को यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में। किस में करते हैं, परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं जस्ट को। जैसे मैंने कहा गीता, क्या बोला मैंने, गीता हैव लेफ्ट, सॉरी आप कह सकते हो जस्ट लेफ्ट द रूम। तो इसमें आप क्या लगा सकते हो, तो गीता हैव जस्ट लेफ्ट द रूम। तो इसमें क्या हो जाएगा, जस्ट आप यूज कर लोगे। इसमें आपको देख पा रहे हो, इसमें आप क्या करोगे, जस्ट का यूज करोगे। लेकिन अगर आपको जस्ट नाउ का यूज करना है तो आपको सिंपल पास्ट, किसमें बोला हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस यूज करना पड़ेगा, तब आप उसमें यूज कर पाओगे। अदरवाइज आप जस्ट नाउ का यूज नहीं करोगे। तो जैसे मैं दूसरा सेंटेंस में लिखूँ, जैसे गीता लेफ्ट द रूम जस्ट नाउ। तो इसमें क्या हो गया, इसमें आप देख पा रहे हो इसमें सिर्फ लेफ्ट लगा है, हैव नहीं आ रहा है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा, जस्ट नाउ आएगा। तो इसी वजह से आप सेंटेंस में भी देख पा रहे होगे, तो सेंटेंस में आपको दिया हुआ है जस्ट, लेकिन आप जस्ट इसमें दिया हुआ है, जस्ट दिया हुआ है, और आपको सेंटेंस देख पा रहे होगे तो सेंटेंस इसमें है सिंपल पास्ट। तो आप इसको सेंटेंस को 2 तरीके से सही कर सकते हो। या तो आप क्या करो, या तो आप जस्ट की जगह आप क्या कर दो, शॉर्टली। क्या लगा सकते हो, शॉर्टली।
ये तो आप ये यूज कर सकते हो। या फिर आप क्या करोगे, तो यहाँ से अगर जस्ट हटा के आप दिल्ली के पीछे क्या लगा सकते हो, जस्ट नाउ। क्या लगा सकते हो, जस्ट नाउ। तो आपका ये सही हो जाएगा, ही केम फ्रॉम दिल्ली जस्ट नाउ। या फिर आप दूसरा सेंटेंस क्या कर सकते हो, ही शॉर्टली केम फ्रॉम दिल्ली जस्ट नाउ। शॉर्टली का भी मतलब होता है बस कुछ देर पहले या कुछ समय पहले, है ना। लेकिन जस्ट का हम यूज़ सिर्फ परफेक्ट टेंस में ही करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जस्ट नहीं होगा। अगर आपको जस्ट से ही सही करना है तो आपको जस्ट दिल्ली के बाद में लगाना पड़ेगा, और अगर दिल्ली के बाद में नहीं लगाते हो जस्ट, तो आपको यहाँ पे शॉर्टली ही यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ए पार्ट को सही कर लीजिएगा या फिर सी पार्ट को सही कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे जस्ट यहाँ से हटेगा, जस्ट यहाँ से हटेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि सेंटेंस में एरर दो पार्ट में नहीं जाएगी, तो यहाँ पे आप जस्ट नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, आप शॉर्टली का ही यूज करोगे। किसका यूज करोगे, शॉर्टली का ही यूज करोगे, जिससे आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो क्या लगाओगे, ही शॉर्टली केम फ्रॉम दिल्ली। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, मैनी अ मैन हैज़ रिजाइंड इन क्राइसिस। सेंटेंस कहना चाहता है कि बहुत से लोगों ने रिजाइन कर दिया, किस में, इस क्राइसिस में। क्राइसिस का मतलब होता है आपत्ति, है ना, तो या फिर कह सकते हो विपत्ति वगैरह, उसको बोलते हैं क्राइसिस, है ना। और इसमें कौन से पार्ट में एरर है, वीडियो को जरा पॉज करिएगा, सोचिएगा, इसके बाद आप देखिएगा कि आंसर हमारा सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो अगर आंसर की हम बात कर लें तो आप आंसर देख पा रहे होंगे डी, इसमें कोई भी एरर नहीं है। एरर कहाँ पे बन सकती है इसके बारे में बात कर लें। इसमें आप देख पा रहे होंगे मैनी अ मैन, क्या दिया हुआ है, मैनी अ मैन। अगर हम थोड़े से और डीप में जाके बात करें तो इसमें आप देखोगे एक आता है क्या, एक आता है मैनी, क्या आता है, मैनी आता है। दूसरा आता है अ ग्रेट मैनी, अ ग्रेट मैनी। और एक आता है अ गुड मैनी, अ गुड मैनी। और अगर बात कर लें तो एक आता है अ नंबर ऑफ, क्या आता है, अ नंबर ऑफ। एक आता है अ लार्ज नंबर ऑफ। इसी के साथ आप नोट कर लीजिएगा, ये कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि इनके साथ क्या होता है, सब्जेक्ट भी प्लूरल रहता है, सब्जेक्ट भी प्लूरल यूज होगा, और प्लस जो वर्ब इसके साथ यूज़ की जाएगी वो भी प्लूरल में ही रहेगी। और अगर मैनी के बाद क्या हो जाए, अगर मैनी के बाद हम कोई भी आर्टिकल जिसे हमको बोलते हैं ए या एन यूज़ कर लिया जाए, क्या, ए और एन यूज़ कर लिया जाए, इसके बाद सब्जेक्ट यूज़ किया जाए, तो इसके बाद रहने वाली जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर। क्या आ जाएगी, सिंगुलर आएगी। और इसी तरह से द नंबर होता है, क्या होता है, द नंबर। द नंबर में भी आप देखोगे तो द नंबर में भी क्या होता है, उसमें भी वर्ब सिंगुलर, सॉरी, द नंबर में सब्जेक्ट प्लूरल रहता है और जबकि वर्ब सिंगुलर रहती है। तो इसी वजह से इसमें अगर सेंटेंस की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। वाई दफ़े यहाँ पे जो सेंटेंस में आपको एरर देगा, जब आप दूसरी जगह देखोगे या कहीं और भी जगह देख सकते हो, पेपर लगाओगे या प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे, तो आपको देखोगे तो यहाँ पे अगर मैनी दिया हुआ है, आपको मैनी अ मैन दिया हुआ, तो यहाँ पे आपको क्या कर दिया जाएगा, हैज की जगह हैव कर देगा। क्या कर देगा, हैव। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। तो इसका जो अभी इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस में सिर्फ डी आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स वर नॉट सेटिस्फैक्ट्री। इसमें क्या दिया हुआ, आप वीडियो को पॉज करिएगा, फिर आंसर आप टिक करिएगा, इसके बाद देखिएगा कि आंसर आपका सही जाता है या नहीं जाता है। सेंटेंस इतने टफ नहीं है जो कि आप ना बने। मुझे लगता है कि आप अगर 12th पास हैं तो एक जनरल नॉलेज आप इंग्लिश के प्रति रख सकते हो, जो कि इसमें ही वही सेंटेंस पूछे गए हैं कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज चेक करनी है। इतने हाई सेंटेंस नहीं है कि आपको इन्हें ब्रेक करने में दिक्कत हो पा रही है या फिर आपको हिंदी ट्रांसलेट करने में दिक्कत हो पा रही है। अगर आपको थोड़ा भी ज्ञान है इंग्लिश का तो मुझे नहीं लगता कि आप इस सेंटेंस में या जो भी सेंटेंस गए हैं अभी निकल के, उनमें आप कोई भी एरर ना ढूंढ पाओ। इसमें दिया हुआ है सेंटेंस की अगर बात करें, इसमें दिया हुआ है द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स, कहने का मतलब जो गुणवत्ता है किसकी, द फ्रूट्स की, वर नॉट सेटिस्फैक्ट्री। इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी,
क्या हो जाएगा बी। यहाँ पे क्या होगा, वाज की जगह, सॉरी वर की जगह क्या होगा, बाज। बाज क्यों होगा, जब भी आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर पढ़ा होगा या जब भी आप पढ़ोगे तो उसमें आप देख पा रहे होगे, अगर ए पार्ट की बात करें इसमें दिया हुआ है द क्वालिटी। ये क्या है, क्वालिटी सिंगुलर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। किसका, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे इसमें फ्रूट्स दिया है बाद में, फ्रूट्स सब्जेक्ट नहीं है, ये क्वालिटी का ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो द, क्या है ये है ऑफ का क्या है, ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन क्या लेता है, हमेशा अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है। या अगर वर्ब होगी तो उसको जीरेंट फॉर्म में या इन्फिनिटिव फॉर्म में यूज़ करेंगे, या फिर अगर सब्जेक्ट होगा या नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो इसी वजह से इसमें फ्रूट्स दिया हुआ है, तो फ्रूट्स ऑब्जेक्ट है किसका, ऑफ का, ना कि सब्जेक्ट है। तो इस वजह से हम फ्रूट्स को देखकर नहीं लगा, फ्रूट्स को देखकर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, सॉरी मेन वर्ब नहीं लगाएंगे, वर्ब नहीं लगाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, वाज। क्यों, क्योंकि वाज हम किसके लिए लगा रहे हैं, क्वालिटी के लिए, गुणवत्ता के लिए, है ना। तो उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, द बिल्डिंग इज इनफ लार्ज फॉर द गेस्ट। क्या क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द बिल्डिंग इज इनफ लार्ज फॉर द गेस्ट। ऑप्शन दिया क्या होगा इसमें, आप सोचकर बताइएगा ज़रूर। और अगर हम बात कर लें तो इसमें जो बी ऑप्शन आप देख पा रहे होगे, बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है इनफ लार्ज फॉर। इसमें क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा कि जो इनफ होता है ना, इनफ का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इनफ का जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो होता है एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब। और एडवर्ब हमेशा एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब को ही क्वालिफाई करती है। एडवर्ब का यूज़ हम दो तरीके से करते हैं। किस तरह से, दो तरीके से यूज करते हैं। जब हम एडवर्ब को किसी एडवर्ब या एडजेक्टिव से के साथ करते हैं, क्या करते हैं, जब हम किसका, इनफ का, जब हम इनफ का यूज क्या करते हैं, एडजेक्टिव हो या फिर एडवर्ब हो, एडवर्ब के साथ करते हैं। तो इसका इनफ का यूज हम एडवर्ब या एडजेक्टिव के बाद में करते हैं। कब करते हैं, बाद में करते हैं। अब यूँ देख लें, शायद हम आपको शायद दिखाने की कोशिश कर पाएँ। इसमें दिया हुआ है आपको क्या, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एडवर्ब या एडजेक्टिव प्लस इसके बाद क्या होगा, इनफ। क्या होगा, इनफ। अगर आपको नाउन के साथ यूज़ करना है तो इनफ कहाँ आ जाएगा, आपके आगे आ जाएगा, इनफ आगे रहेगा और इसके बाद नाउन रहेगा। ये आप स्ट्रक्चर याद रखिएगा। ये एक बार नहीं, कई बार जो एग्जाम्स एसएससी एमटीएस हो गया या कोस्ट गार्ड हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, कई बार एज इट इज़ क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से उठाए गए हैं। तो आप इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगर क्या होगा, अगर जो आपका क्या है, इनफ एडजेक्टिव के साथ लिया गया है या एडवर्ब के साथ लिया गया है तो पोजीशन ऑफ इनफ की बाद में रहेगी, और अगर नाउन के साथ लिया गया है इनफ तो पोजीशन इसकी आगे रहेगी। जैसे मैंने बोला आई एम गुड इनफ, मैं सफिशिएंट अच्छा हूँ, या कह सकते हो आई हैव इनफ मनी। क्या बोलोगे, इनफ मनी। तो इसमें क्या, मनी क्या है, नाउन है, इस वजह से इनफ कहाँ आ रहा है, आगे आ रहा है, या कहने का मतलब नाउन से आगे आ रहा है ना। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये इनफ एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। तो इससे चलते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, अ बिल्डिंग इज इनफ लार्ज। लार्ज क्या है, लार्ज एक एडजेक्टिव है। लार्ज क्या है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बाद या एडवर्ब के बाद हम इनफ का यूज करते हैं। तो इसमें जो इनफ की जो पोजीशन है वो गलत है। कहाँ से, यहाँ से हट के किधर आएगी, यहाँ पे आएगी लार्ज। लार्ज के बाद आएगी इनफ। तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा अ बिल्डिंग इज लार्ज इनफ। कहने का मतलब काफ़ी बड़ी है, किसके लिए, गेस्ट के लिए। गेस्ट का मतलब क्या होता है, गेस्ट का मतलब होता है अतिथि या मेहमानों के लिए, है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव वेरी लार्ज सिंस इंडिपेंडेंस।
अभी आपको मैंने बताया था अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अ गुड मैनी, अ मैनी, इसके बारे में सभी के बारे में हमने दूसरे क्वेश्चन में आपको बताया था। इसमें क्या दिया हुआ है, अ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ, क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ आपको दिया हुआ है। द नंबर के साथ हमने आपको बताया था जब भी आप द नंबर देखें, द नंबर ऑफ देखें तो इसके साथ जो सब्जेक्ट आएगा वो आएगा क्या, प्लूरल आएगा, और जो वर्ब्स आएगी वो आएगी क्या, सिंगुलर। क्या आ जाएगी, वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। तो इसी में आप देखोगे तो द नंबर ऑफ के साथ अमेंडमेंट क्या है, प्लूरल है, लेकिन हैव बीन लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है, हैव बीन लगाया हुआ है। हैव बीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, जो कि सेकंड पार्ट में किसमें एरर आ जाएगी, आपकी सेकंड पार्ट में एरर आ जाएगी। क्या आ जाएगी एरर, हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज। क्या आ जाएगा, हैज, क्योंकि द नंबर ऑफ के साथ, या फिर आप बात कर लो आइदर ऑफ, किसके साथ, आइदर ऑफ के साथ, या आप कह सकते हो नाइदर, क्या, नाइदर ऑफ के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है, सब्जेक्ट प्लूरल आता है। आप नोट करते जाइएगा, द नंबर ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, है ना, ईच ऑफ के बाद सब्जेक्ट प्लूरल आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट प्लूरल आता है। अब लिख दे रहे हैं आपके लिए, लिख लीजिएगा। एक तो होता है क्या, एक तो होता है द नंबर ऑफ, क्या आता है, द नंबर ऑफ, और एक आता है क्या, ईच ऑफ, एक होता है आइदर ऑफ, एक होता है नाइदर ऑफ। क्या आता है, नाइदर ऑफ। इन सभी के साथ जो सब्जेक्ट आएगा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा प्लूरल, और जो इसके साथ वर्ब से यूज करी जाएगी वो होगी सिंगुलर। तो इसी तरह से आप सेंटेंस में भी देख पा रहे होगे, इसमें क्या दिया हुआ है, हैव बीन, तो हैव बीन की जगह क्या हो जाएगा, हैज बीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अ वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर इज राकेश। कहता है कि जो एक लड़का है, इन सभी लड़कों में से जो एक लड़का है क्या, जो कि हमें हमेशा क्या करता है, सही आंसर देता है, वो कौन है, राकेश है। तो इसकी अगर एरर की बात करें तो इसमें जो एरर हो जाएगी वो हो जाएगी डी पार्ट में, नो एरर है, कोई भी एरर नहीं है। एरर कहाँ से बन सकती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एरर कहाँ से बन सकती है। पहली बात, इसमें दिया हुआ है वन ऑफ। आपको पिछली बार हम बताना भूल गए, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ वन ऑफ के भी बाद क्या आता है, वन ऑफ के बाद हमेशा सब्जेक्ट क्या आता है, सब्जेक्ट आता है प्लूरल। क्या आता है, सब्जेक्ट जो आता है वो आता है प्लूरल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बॉयज क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे तो गलत सही हो गया। लेकिन यहाँ पे यूज़ किया गया है क्या, रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं हु। क्या, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु है। रिलेटिव प्रोनाउन जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें जो आने वाली क्या होती है, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है, वो किसके अकॉर्डिंग आती है, वो जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके पहले जो नाउन यूज़ किया गया है उसके अकॉर्डिंग आती है। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कौन सा नाउन यूज़ किया गया है, वॉइस क्या है, प्लूरल है, तो गिव क्या होगा, प्लूरल भी होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो इस वजह से इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, इस वजह से इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी दिल्ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द फर्स्ट इनिंग ऑफ मैच वॉज वेरी सेंसेशनल। इसमें कहना चाह रहा है कि जो फर्स्ट इनिंग, फर्स्ट पारी के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन अब छोटी सी गलती शायद किसी को ना पकड़ में आ रही हो, तो इसमें आपको दिया हुआ है इनिंग। क्या दिया हुआ है, इनिंग कोई वर्ड्स नहीं होता है, इस वर्ड्स होता है इनिंग्स। क्या होता है, इनिंग्स का मतलब होता है पारी। कुछ सेंटेंस आप जब नाउन चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें मिलेंगे आपको कुछ वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो कि क्या होता है, लास्ट में एस लगा होता है लेकिन होते क्या हैं, सिंगुलर, या फिर लास्ट में एस नहीं लगा होता है फिर भी क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, या फिर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि क्या हुए हैं, जो कि क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, आप अगर यू बात करें इसकी तो सीप हो गया, है ना, डियर हो गया, क्या हो गया, डियर हो गया, एक स्वाइन हो गया, है ना, और ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो कि क्या हुए हैं, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज
किए जाते हैं, ऐसे ही क्या हो जाते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, बाद में एस होता है। अगर एस आपका हटा दोगे उसका, तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं रहेगा। इसी तरह से इसमें दिया हुआ है इनिंग्स। क्या दिया हुआ है? इनिंग्स। इनिंग्स क्या है? एक वर्ड्स है सिंगुलर, इसमें अगर आप इसकी एस हटाते हो, अगर कर देते हो आप इसको इनिंग, तो इनिंग इसका कोई मतलब नहीं है। इस वजह से इसमें जो गलती आएगी, जो एरर आएगी आपके सेंटेंस में, वो आएगी ए पार्ट में। किस में आएगी? ए पार्ट में। तो इसका जो ए पार्ट है वो क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा सेंटेंस का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इट इज़ हाई टाइम वी रिनोवेट आवर ओल्ड हाउस। यह सही समय है। क्या है? हम करते हैं क्या? अपना घर या ओल्ड घर को क्या करते हैं? रिनोवेट। रिनोवेट का मतलब होता है उसकी साफ सफाई, या कहने का मतलब सजाना, है ना, उसको बोलते हैं रिनोवेट। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप सेंटेंस में क्या देखें, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, या आप देखें इट इज़ टाइम, क्या देखें? इट इज़ टाइम, या आप देखें इट इज़ अबाउट टाइम। क्या? इट इज़ अबाउट टाइम। तो इसके बाद जो आने वाला सेंटेंस होगा वो क्या होगा? हमेशा हमेशा किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में होगा। किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में होगा। आप देख लीजिएगा, ज़्यादातर सेंटेंस में यही एरर बनती है कि आपको आगे क्या दे दिया जाएगा? आपको दे दिया जाएगा इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, देके आपको पीछे वाला सेंटेंस क्या दे दिया जाएगा? या तो फ्यूचर में दे दिया जाएगा, या फिर आपको किस में दे दिया जाएगा? या तो आपको दे दिया जाएगा फ्यूचर या प्रेजेंट में। तो इसमें आप देख पा रहे होगे, इसमें जो बी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, बी रिनोवेट। बी रिनोवेट का मतलब किस में जा रहा है? ये जा रहा है प्रेजेंट में। किस में जा रहा है? प्रेजेंट में। जबकि जाना किस में चाहिए था? अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू रूल जाना चाहिए था पास्ट इंडेफिनिट में। किस में? पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या होना चाहिए था? वी रिनोवेटेड। क्या लगेगा यहाँ पे? वी रिनोवेटेड, डी और लग जाएगा, सेकंड फॉर्म किसकी? रिनोवेट की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी पार्ट, बी रिनोवेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? सेल्डम इफ एवर नेचर डज ऑपरेट इन क्लोज्ड एंड सेपरेट कंपार्टमेंट। ये शायद आपको थोड़ा परेशान करे, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा, ये एसएससी में एक बार पूछा गया था, वो एसएससी के पेपर से हमने उठाया है, इस वजह से आपको थोड़ा टफ लग सकता है। हमने बताया नहीं, आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि कुछ क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगेंगे, कुछ थोड़े मॉडरेट लेवल के हैं, आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं। तो आप उनको मैनेज करिएगा, क्योंकि अगर आप सारी की सारी चीज़ सिंपल ही पढ़ते रहेंगे तो आप, हमें नहीं लगता कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि आजकल जो कंपटीशन हो गया है ना, वो बहुत ही टफ लेवल पे हो रहा गया। इजी तो सभी लोग कर जाएंगे, कंपटीशन किस में होगा? टफ में होगा, है ना। तो आपको टफ भी सीखना पड़ेगा थोड़े थोड़े, धीमे धीमे, क्योंकि एकदम आपको सारे के सारे हम टफ क्वेश्चन ही पकड़ा दें वो भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि आप एकदम टफ नहीं चढ़ सकते। जब भी आप सक्सेस के लिए जाते हो या फिर किसी छत पे जाते हो तो आप क्या सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते हो, है ना। तो इस वजह से हमने कुछ टफ क्वेश्चन, कुछ ईजी क्वेश्चन थे, कुछ मॉडरेट थे। तो हम शायद डिफ़िकल्ट लेवल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। मॉडरेट तो कह सकते हैं कि हाँ मॉडरेट क्वेश्चन रहे हैं इसमें। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने, विदाउट टाइम वेस्टिंग, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है काफ़ी। तो इसमें दिया हुआ है द सेल्डम इफ़ एवर। इसके बारे में बात करते हैं, सेल्डम इफ़ एवर क्या होता है। अगर हम बात करें किसकी? सेल्डम की। तो आप सभी लोगों को शायद मालूम होगा सेल्डम क्या होता है। सेल्डम होता है पार्ट ऑफ स्पीच। अगर इसकी बात करिए, सेल्डम की पार्ट ऑफ स्पीच बात करिए, तो सेल्डम होता है एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। इसका मतलब होता है शायद। क्या होता है? शायद। तो इसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में, या लिख सकते हैं, कहने का मतलब। या तो आप लिख सकते हो क्या? सेल्डम इफ़ एवर। क्या लिख सकते हो? सेल्डम इफ़ एवर। या आप लिख सकते हो सेल्डम और नेवर। क्या लिख दोगे? सेल्डम इफ, सेल्डम और नेवर। क्या लिख सकते हो? दो तरीके से आप यूज कर सकते हो, सेल्डम इफ नेवर, सेल्डम इफ एवर, और सेल्डम और नेवर। तो इसमें आप किसी तरीके से यूज कर लो। इसमें सेंटेंस में दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है सेल्डम इफ एवर। आप इसको ना यूज करके अगर चाहो तो आप क्या कर सकते हो? सेल्डम और नेवर। तो यहाँ पे तो गलती कोई होगी नहीं, जिस तरह से आप देख पा रहे हो।
इसमें कोई तो गलती होगी नहीं, सेल्डम इफ़ एवर में। नेचर डज ऑपरेट इन क्लोज सेपरेट कंपार्टमेंट, तो इसमें पहले पार्ट में तो कोई गलती होगी नहीं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया क्या कि सेल्डम को किस तरह से लिख सकते हो, सेल्डम इफ़ एवर। सेकंड पार्ट में हम आते हैं। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है नेचर डज ऑपरेट। नेचर डज ऑपरेट अगर आपने शायद कभी पढ़ा हो, जब भी सेंटेंस किससे शुरू होता है, एडवर्ब से शुरू होता है। किससे? एडवर्ब से शुरू होता है, तो उसमें क्या लगता है, इन्वर्जन लगता है। क्या लगता है? इन्वर्जन हम यूज़ करते हैं। तो इसी के लिए हम, अगर आप देखोगे तो सेल्डम इफ़ एवर क्या है, सेल्डम तो है, इसका एक रूप सेल्डम इफ़ एवर लिख दिया गया है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। और जब भी सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है तो उसमें क्या होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है या मेन वर्ब होती है, वो कहाँ आ जाती है, सब्जेक्ट से आगे आ जाती है। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, डज। क्या दिया हुआ है, डज। डज का मतलब क्या हो जाएगा, डज कहाँ हो जाएगा, नेचर के आगे आएगा। क्या हो जाएगा, डज, इसके बाद आ जाएगा नेचर। क्या आ जाएगा, नेचर। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, इन द मॉडर्न एज अ 20 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू बी कवर्ड। इसमें आपको एरर बतानी है। कह रहा है कि इन द मॉडर्न एज, आधुनिक समय में 20 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस टू बी कवर्ड। एक 20 मीटर की दूरी या 20 माइल्स की दूरी कवर करना कोई ज़्यादा बड़ा मुश्किल काम नहीं है, कवर किया जा सकता है। सॉरी, क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ 20 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस टू बी कवर्ड। कहने का मतलब एक आधुनिक समय में, क्या, एक आधुनिक समय में 20 माइल्स जो दूरी है, इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये कोई लंबी दूरी नहीं है, क्या, कवर करना, टू बी कवर करना। दूरी कहने का मतलब बात करना चाहता है दूरी के बारे में, एक डिस्टेंस के बारे में। जब भी हम किसी डिस्टेंस के बारे में, या हम कह सकते हो किसी कह सकते हो रकम का मतलब समझ रहे हो ना, पैसा या कुछ एक मोटी आमदनी के बारे में हम बात करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं। तो इसमें ये दिया हुआ है 20 माइल्स। 20 माइल्स किसके लिए यूज़ किया गया है, 20 माइल्स यूज़ किया गया है डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे आर ना होके, क्या, आर ना होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इन अ मॉडर्न एज अ 20 माइल्स आर नहीं होगा, क्या होगा, इज आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस टू बी कवर। आधुनिक समय में एक 20 मील दूरी है, वो बहुत लंबी दूरी नहीं है, किसके लिए, कवर करने के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अगर ये आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी आप 12th या 11th लेवल, या हम कह सकते हो आप कहीं ना कहीं 9th या 10th के लेवल में ही होते, तो आपको ये बता दिया जाता है कि जब भी हम क्या, सेंटेंस में सुपीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, प्रायर हो गया, एक्सट्रीमिस्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बताए जाते हैं कि इनके साथ हम कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज़ नहीं करते हैं, और इसके साथ क्या यूज़ करते हैं, हम टू का यूज़ करते हैं। तो इसमें आप देखते ही बता दिया होगा आपने कि इसमें क्या हो जाएगा, देन की जगह क्या हो जाएगा, देन की जगह आपका क्या होगा, देन की जगह हो जाएगा टू। क्या हो जाएगा, टू। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो ये रहे आज के क्वेश्चन। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़े इजी टू मॉडरेट रहे होंगे आपके लिए, या किसी के लिए हाई भी रहे होंगे, या किसी के लिए सिंपल भी बहुत रहे होंगे, तो वह आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए मन लगा के। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।